बच्चों आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा क्लास 12 का इंटीग्रेशन है। तो अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों वो डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन हम ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन जो हमारा है वो रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव है। जैसे कि आप एफ एक्स का जब आप डेरिवेटिव करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास जो है वो एफ डैश एक्स आता है। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपका एफ डैश एक्स आता है, और एफ डैश एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका जो है एफ एक्स आता है। तो हम ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन जो हमारे पास है बच्चों, इंटीग्रेशन जो है ये क्या है, इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव का ये रिवर्स प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन जो होता है वो डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका बेनिफिट क्या है। बच्चों इंटीग्रेशन के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को आसान कर सकते हो। जैसे आपको सर्कल का एरिया निकालना है या स्क्वायर का एरिया निकालना है या रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो इन सब के एरिया निकालने के लिए आपको उनके पर्टिकुलर फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। जैसे सर्कल के एरिया की अगर हम बात करें, सर्कल का एरिया जो होता है बच्चों वो पाई आर स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का एरिया जो होता है वो होता है साइड स्क्वायर। मान लीजिए इस स्क्वायर की साइड जो है वो हमारे पास जो है वो ए है। ठीक है, अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी। ठीक है, एल इंटू बी रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारे पास। ठीक है, अगर आपको ये कहा जाए कि प्रूव करके बताओ कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, या प्रूव करो कि स्क्वायर का एरिया आपका साइड स्क्वायर होता है, तो अगर आपको इन फॉर्मूलों को प्रूव करने की बात आए तो आप विदाउट इंटीग्रेशन की हेल्प की, ठीक है, बिना इंटीग्रेशन के आप इसको प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप सर्कल के एरिया को प्रूव करना चाहते हैं कि वो पाई आर स्क्वायर होता है तो आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन का एक बेनिफिट ये भी है कि मान लीजिए हमारे पास जो है सर्कल का या स्क्वायर का या रेक्टेंगल का आपको कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला याद नहीं है एरिया कैलकुलेट करने का, ठीक है, तब भी आप इंटीग्रेशन के थ्रू आप किसी भी फिगर का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, एक तो इंटीग्रेशन का ये काम होता है कि किसी भी नॉन या अननोन फिगर का आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए ये तो नॉन फिगर होगी। नॉन फिगर का मतलब क्या होता है, जैसे आपका स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इसको नॉन फिगर कहते हैं। अननोन फिगर जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, अब इसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है, कैसे निकालोगे। ठीक है, या आपके पास ये फिगर है, ये आपके पास एक पैराबोला है, एक ये आपके पास पैराबोला है, आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इंटीग्रेशन के थ्रू हम इसमें से किसी भी फिगर का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, वो नॉन फिगर हो या अननोन फिगर हो। ठीक है, एक तो बात ये रही। बाकी मैंने कहा इंटीग्रेशन का यूज जो होता है वो बहुत जगह होता है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए होता है। आप इंटीग्रेशन के थ्रू वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कौन का वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर आपको प्रूव करना है तो आप इंटीग्रेशन के थ्रू आप कौन का, सिलेंडर का या किसी भी 3D फिगर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप वॉल्यूम कैलकुलेट भी कर सकते हैं या फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन का क्या यूज है ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन का यूज आपका एरिया कैलकुलेट करने के काम आता है, इंटीग्रेशन आपका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के काम आता है, और भी बहुत सारे फील्ड में। आप इकोनॉमिक्स में देखें, जो बच्चे कॉमर्स के हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी इंटीग्रेशन का यूज, जैसे आपके पास मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है, आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो मार्जिनल कॉस्ट का जो डेरिवेटिव होता है वो टोटल कॉस्ट होता है। लेकिन ये 12th में नहीं है, 12th के बाद जब आप करेंगे आगे की पढ़ाई, जैसे इको ऑनर्स करते हैं तो वहां पर आपका आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको निकालना है ना, वहां पे आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है,
ठीक है, वहां पर है। साइंस की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे वेलोसिटी आपके पास दे रखा है और आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन से आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो वहां पर भी आपके पास इंटीग्रेशन का यूज होता है, ठीक है। अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं कि इंटीग्रेशन क्या है, तो जी इंटीग्रेशन के अंदर जिसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, इंटीग्रेशन का एक नाम होता है एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं बच्चों, ठीक है। इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल और एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट, ठीक है। इंटीग्रेशन के साइन की बात करें तो इंटीग्रेशन का साइन बच्चों इस तरह सा होता है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है आपके पास, ठीक है। इंटीग्रेशन जो बना है, इंटीग्रेशन का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है इंटीग्रेट करना, मतलब जोड़ना, ठीक है, और मतलब ऐड करना। तो ऐड करना मतलब, ऐड का मतलब क्या होता है, ऐड का मतलब होता है सम करना, ऐड का मतलब होता है सम करना। तो जो सम वर्ड है, इसके पहले लेटर से इंटीग्रेशन का साइन बनाया गया है। इसी देखो, आप देखो साइन देखोगे ना इंटीग्रेशन का, तो इसमें एस बना हुआ है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का साइन जो है वो इस तरह से आपका होता है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन है। अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल की बात करूं तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है कि आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर नीचे लिमिट गिवन होती है, ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रल होता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास अगर लिमिट गिवन है, ठीक है, तो वो डेफिनेट है। इनडेफिनेट के अंदर हमारे पास लिमिट नहीं होती है, इनडेफिनेट में लिमिट नहीं होती है हमारे पास। डेफिनेट में लिमिट है, इनडेफिनेट में लिमिट नहीं है। अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है उसमें लिमिट नहीं है तो वो इनडेफिनेट है, लिमिट गिवन है तो वो डेफिनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे वाली लिमिट होती है ना, इसको कहा जाता है लोअर लिमिट, इसको लोअर लिमिट कहते हैं हम, और ये जो वैल्यू होती है इसको अपर लिमिट कहते हैं, अपर लिमिट, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन का हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा जो सिलेबस में इंटीग्रेशन पढ़ने का जो टारगेट है, ठीक है, वो गोल जो हमारा है वो ये है कि हम डिफरेंट डिफरेंट फिगर का एरिया कैलकुलेट कर सके, ठीक है। ये डेफिनेट इंटीग्रल आपको क्या बता रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल ये बता रहा है कि एफ एक्स नाम का हमारे पास जो है एक फंक्शन है, एक फंक्शन है। तो मैथ्स के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उनका कुछ ना कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है। तो एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है जो कि एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसका समथिंग कुछ ग्राफ बन रहा है और उस ग्राफ में जो ए से बी तक का पोर्शन होगा उसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है। जैसे मान लीजिए एफ एक्स हमारे पास ये है, मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स जो है, मान लीजिए एफ एक्स की वैल्यू जो एफ एक्स है उसका कर्व जो है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो x बराबर a है और यहाँ हमारे पास जो है x बराबर b है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल जो है, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपको इस फंक्शन का एरिया कैलकुलेट करना है a से लेके b तक का, ठीक है। मतलब इस पोर्शन का आपको एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं जी इस तरीके से। अगर आपको ये पता है कि किसी भी फंक्शन में एरिया कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है, अगर आपको ये चीज पता है, ठीक है, तो वो डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। अगर आपको किसी फंक्शन का एरिया कैलकुलेट करना है लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, तो वो इनडेफिनेट कहलाता है। मतलब एरिया कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है वो नहीं पता आपको, ठीक है, वो इनडेफिनेट में कहलाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये डेफिनेट और इनडेफिनेट की बात हुई हमारे पास, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास जो मेथड पढ़ने हैं वो मेथड डिस्कस करते हैं। जो मेथड आपको पढ़ने हैं, अगर मैं मेथड की बात करूं इंटीग्रेशन की, तो सबसे पहला मेथड जो आप पढ़ेंगे वो है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आएगा। दूसरा आएगा आपके पास, वो आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड
सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा मेथड जो है वो आएगा पार्शल फ्रैक्शन। एक पार्शल फ्रैक्शन नाम का भी मेथड है, वो भी हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद आएगा बाय पार्ट, एक हमारे पास बाय पार्ट है जिसे हम आइलेट कहते हैं, ये भी हमें पढ़ना है। फिर इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल, ये भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गई मेथड की बात। अब बच्चों मेन चीज जो होती है इसके है फॉर्मूले। ठीक है, इंटीग्रेशन में बच्चों को प्रॉब्लम बहुत आती है। प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि इसके अंदर हम मेथड तो ये हमें पढ़ने हैं, 4 मेथड पढ़ने, बाकी ये 5वां तो प्रॉपर्टी है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर देखो तो 350 से लेकर आपके पास 400 तक क्वेश्चन है। 350 से 400 के बीच में हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलता है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ठीक है, बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें ये मेथड कब लगाएंगे, ये कब लगाएंगे। तो बच्चों देखो ये तो प्रैक्टिस करने से समझ में आती है। ठीक है, कोई भी आप एनसीईआरटी बुक में देखो, किसी एक पैटर्न पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलते, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे एक पैटर्न पे, लेकिन एनसीईआरटी बुक में सारे क्वेश्चन एक अलग तरीके से ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेशन पे कमांड करना है तो नंबर 1 आपको 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक का अलजेब्रिक फॉर्मूला जो होते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, aq - bq। ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई भी करना आना चाहिए। जैसे cos 2x बराबर आपके पास अगर 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है तो sin स्क्वायर x बराबर क्या आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, एक cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास है। cos 2x से 4 फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला उसमें से होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। अब कभी अगर मैं बोलूं कि sin स्क्वायर x किसके बराबर होगा, तो ये sin स्क्वायर x की वैल्यू 1 - cos 2x/2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब फॉर्मूला, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके sin स्क्वायर x की वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह से, और उसको मॉडिफाई करना आना चाहिए। और तीसरा होता है प्रैक्टिस करना। आपको डेली बेस पर आपको 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डिफरेंट मेथड के, डिफरेंट फॉर्मेट के। ठीक है, बाकी तो इसमें आपके पास जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो फॉर्मेट बेस होते हैं। इसमें एक आपकी टाइप आ जाती है, ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे। लेकिन अगर आपने फॉर्मूले याद कर रखे हैं और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको 10-15 दिन के अंदर इंटीग्रेशन समझ में आना शुरू हो जाती है। ठीक है, बाकी कोई ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो मैथ्स के अंदर इंटीग्रेशन आपको एकदम से सिखा दे। आपको जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप इंटीग्रेशन समझ नहीं सकते। तो मेन चीज बच्चों जो इसमें है वो फॉर्मूले हैं। तो पहले मैं फॉर्मूले डिस्कस कर, तो इंटीग्रेशन के अंदर हम फॉर्मूलों की बात करते हैं कि फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं और कैसे यूज करना है। तो अगर हम फॉर्मूलाज की बात करें, फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है बच्चों वो है जीरो का इंटीग्रेशन। जीरो का इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका जीरो होता है। जीरो का इंटीग्रेशन आपका जीरो होता है। ठीक है ना, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो होता है। और 1 का इंटीग्रेशन जो होता है, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में वो x होता है प्लस c। उसके बाद अगर आप k x का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये k dx का, मतलब k का इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो k का इंटीग्रेशन k x हो जाएगा। ठीक है, वही अगर आप k का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे, मान लीजिए k का इंटीग्रेशन आप करते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो ये kt आ जाएगा बच्चों। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप k का इंटीग्रेशन कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, तो ky आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद हमारे पास x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है वो x टू दी पावर n+1/n+1 प्लस c होता है। लेकिन इसमें ये कंडीशन है बच्चों कि हमारा जो n होता है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए और n-1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं 1/x की। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है,
ठीक है। log x होता है log x प्लस सी, लिखना चाहें तो आप इसको log ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, और लिखना चाहे तो 1/x का इंटीग्रेशन आप ln x भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखें e टू द पावर x का इंटीग्रेशन एज इट इज होता है, ठीक है। और ये हमारे पास बहुत से बच्चे बोलते हैं कि e टू द पावर x क्या है, ठीक है। देखो बच्चों, एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैं थोड़ा इससे हटकर एक चीज बता रहा हूं कि e टू द पावर x क्या है, ठीक है। तो e टू द पावर x जो हमारा है यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जब किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है, जब किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। जैसे हमारे पास e टू द पावर x है, मान लीजिए 2 टू द पावर x है, 3 टू द पावर x है, 2.5 की पावर x है, ठीक है, या a टू द पावर x है। तो जब भी किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है ना उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर e जो है ना ये भी एक कांस्टेंट है, e की जो वैल्यू होती है वो 2 आपके पास 718 के अप्रोक्स होती है, 2.718 के अप्रोक्स हमारे पास e की वैल्यू होती है, ठीक है। तो e टू द पावर x, a टू द पावर या किसी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास, बाकी इसमें और भी बहुत सारे केस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास fx बराबर e टू द पावर x है, तो कंडीशन होती है इसमें कि ये a जो होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अपनी कुछ डोमेन और रेंज होती है, कुछ कंडीशन होती है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। जब किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से a टू द पावर x, अब a टू द पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है a टू द पावर x अपॉन में log a प्लस सी, a टू द पावर x अपॉन log a प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर भी बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि सर दोनों तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है लेकिन इसका अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है, ऐसा क्यों? नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का सेम आएगा, दोनों का जो है सेम आता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। आपके पास log e की वैल्यू जो होती है बच्चों वो 1 होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए a टू द पावर x का इंटीग्रेशन, तो a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x इंटू log a प्लस सी होता है। अब जब मैं e टू द पावर x की बात कर रहा हूं तो अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं तो यहाँ पर आपके पास a की जगह यहाँ पर क्या है? e है, ठीक है। तो जहां जहां पर भी a है वहां पर e आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन में log e, और log e की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस सी, ये हमारे पास, ठीक है। log e की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो 1 पुट करेंगे तो हमारे पास एज इट इज e टू द पावर x प्लस सी आ जाता है, ठीक है। अब आइए अगला फॉर्मूला हमारे पास आता है, मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर sin x, sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का cos प्लस सी, और अगर मैं यहाँ बात करूं cos का इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, सिर्फ cos का इंटीग्रेशन sin x, और tan x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है आपके पास log sec x प्लस सी, या हम इसको माइनस log cos x प्लस सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला मतलब इसी से ड्राइव हुआ है, ठीक है, क्योंकि sec को लिख सकते हैं 1/cos, sec को 1/cos लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये जो हमारे पास sec लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं sec x को, तो sec को मैं लिख सकता हूं 1/cos, ठीक है। और log में एक प्रॉपर्टी होती है कि log a अपॉन b जो होता है वो log a माइनस log b हो जाता है, log a माइनस log b, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, और ये log x, ये हमारे पास, तो ये आ जाएगा माइनस का log x, ठीक है, ये हमारे पास। तो दोनों फॉर्मूले सेम है। उसी तरीके से
अगर मैं बात करूं cosec x का इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log cosec x माइनस cot x प्लस c होता है। अगर मैं यहां पे अब बात करता हूं 12 नंबर पर, sec x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log sec x प्लस tan x होता है प्लस c, ठीक है। और हमारे पास अब आता है cot, cot का इंटीग्रेशन जो होता है वो log sin x होता है, log sin x होता है cot का इंटीग्रेशन। अब हमारे पास आता है इसमें 14 नंबर पर, वो है sec x इंटू टेन एक्स। sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो sec x प्लस c होता है, और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस cosec x प्लस c होता है। अगर आप बात करें sec स्क्वायर x का, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan x प्लस c होता है, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस का cot x प्लस c होता है। ये हमारे पास 18 नंबर पे हमारे पास आ जाता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, और 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, और उसके बाद 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो tan इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन cot इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, cot इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करें आगे 21 तक हो गए, 22 की अगर बात करें तो हमारे पास 1 अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये होता है sec इनवर्स x होता है प्लस c, और माइनस 1 अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हमारे पास होता है cosec इनवर्स x प्लस c। तो बच्चों ये 23 हमारे फॉर्मूले हैं। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो आपको ध्यान ये देना है, ठीक है, कि ऐसा कोई फॉर्मूला जो हमने 23 फॉर्मूले अभी पढ़े हैं हमने, तो ऐसा कोई फॉर्मूला तो डायरेक्ट पढ़ा नहीं हमने कि हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे हमारा सेट हो रहा है हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें ये करना है कि इसको ना कैलकुलेट करना है, आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना है, और इस तरीके से सॉल्व करना है जो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग लीगल होना चाहिए, ठीक है। जो कैलकुलेशन करोगे वो वैलिड कैलकुलेशन होनी चाहिए, और इसको सॉल्व करके आपको इस क्वेश्चन को अपने इस 23 फॉर्मूले पे लाके कहीं ना कहीं सेट करना है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप अपने फॉर्मूले पे सेट कर देंगे तब जाके उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यही इसमें आपका मेन काम होता है, आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बच्चा ये सोचता रहता है इसके अंदर कि इतने सारे क्वेश्चन है, कहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा, कैसे हम करेंगे, हम कैसे सोचेंगे। तो बच्चों सोचना इसमें यही है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे किस तरीके से हमें मूवमेंट लेनी है, ठीक है। तो ये है, तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। तो इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास 7.1 आती है। पहले 7.1 को हम डिस्कस करते हैं, बेसिक क्वेश्चन थोड़े से। तो 7.1 में बच्चों जो हम पढ़ेंगे वो है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, वो है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है। और ये 7.1 में हम सीखेंगे यहाँ पर।
तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की बात करें तो इसमें करना कुछ नहीं होता, बस आपके पास फंक्शन दिया होगा, थोड़ा सा उसको सॉल्व करना है, मॉडिफाई करना है। हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपके फॉर्मूले पे सेट हो जाए, ठीक है। अगर नहीं सेट हो रहा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके उसको अपने फॉर्मूले पे लाके सेट करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी 2-3 चीजें और डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है k इंटू एफ एक्स, k इंटू एफ एक्स हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर k कांस्टेंट है बच्चों, यहां पर k क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, और एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है ना वो इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। देखो बच्चों ध्यान देना, कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं आप, किसी वेरिएबल को नहीं ले सकते। इंटीग्रेशन में से वेरिएबल को बाहर निकालने का तरीका बहुत अलग होता है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल भी लेता हूं, मान लीजिए आपके पास 2 इंटू एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये x की पावर 1 ये हमारे पास। अब x टू दी पावर 1 यहां पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, x टू दी पावर n का हमने इंटीग्रेशन बताया आपको, ठीक है। वो हो जाएगा पावर में एक ऐड होगा और नीचे ऐड हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों, ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ जिन बच्चों को मतलब मैथ्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, ठीक है, उनको बेसिक आता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा ही छोटी छोटी बातों को भी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से कांस्टेंट बाहर आ सकता है। दूसरी बात करें, दूसरा पॉइंट की बात करें तो जैसे कि आपके पास एफ एक्स है प्लस माइनस जी एक्स है, ये हमारे पास है। अगर इस तरीके से आपको दो फंक्शन प्लस या माइनस की फॉर्म में, ऐड या सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में मिल जाए तो इसको आप ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हो, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स और डी एक्स। इस तरीके से आप अलग करके लिख सकते हो, फिर इंटीग्रेशन कर सकते हो उसका आप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है साइन 4x माइनस ई टू द पावर 4x और dx। तो यहाँ पे दो फंक्शन है बच्चों, तो यहाँ पर हम करना चाहें तो ये साइन 4x dx माइनस ई टू द पावर 4x dx इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा काम कर सकते हैं और ये वाला काम नहीं कर सकते हम। बच्चे क्या करते हैं, ये काम कर देते हैं, क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एफ एक्स भी है और इनटू में जी एक्स है, ठीक है। तो इसको आप सेपरेट करके नहीं लिख सकते, जैसे एफ एक्स डी एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको अलग नहीं, इनटू में है तो आप अलग करके नहीं लिख सकते, ये गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते आप, ठीक है। ऐसे डिवाइड में अगर हमारे पास आ जाए, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एफ एक्स है और यहाँ आपके पास जी एक्स है, तो इसको भी आप इस तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर सकते। बच्चे कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। प्लस माइनस में है तो अलग कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन के अंदर है, ठीक है। तो ऐसा कांस्टेंट वैल्यू जो कॉमन निकाला जा सके, बाहर निकाला जा सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर साइन 4x है, ठीक है, अब यहाँ पे 4 कांस्टेंट भी है हमारे पास, तो ये 4 बाहर नहीं आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कांस्टेंट जो इंडिपेंडेंट हो, जो बाहर निकाला जा सके, ठीक है। ये तो एंगल है, ठीक है, तो ये चीजें बाहर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आइए 7.1 की बात करते हैं। तो मैंने कहा 7.1 में कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आपके पास एक फंक्शन दिया होगा और आपको उसका इंटीग्रेशन करना है। हो सकता है कि वो फंक्शन डायरेक्ट आपके फॉर्मूले पे सेट हो जाए, ठीक है, नहीं तो थोड़ी बहुत जो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग लीगल कैलकुलेशन है उसका यूज करते हुए आपको अपने क्वेश्चन को अपने फॉर्मूले पे लाकर सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन में ले रहा हूं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि इंटीग्रेशन का यूज जो होता है वो एरिया कैलकुलेट करने के लिए होता है। यहां पर हम जिस भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे एक तरह से हम उस फंक्शन का एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम एरिया शब्द का, वर्ड का यूज नहीं कर रहे, अभी हम ये सीख रहे हैं कि डिफरेंट फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं और किस किस तरीके की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। जब हमारा इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो जाएगा, जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे कि एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। इसका जब हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है वो बाद में सीखेंगे। अभी जो हमारा सीखने का टारगेट है
कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा 2dx, ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, 2dx मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 2 तो हमारा कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है, बाकी मैंने k dx का आपको इंटीग्रेशन बताया था कि k का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना है तो kx हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 2x का करना है x के रेस्पेक्ट में तो 2x हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करोगे तो x हो जाएगा, और ये प्लस सी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है ये, ठीक है। अब उसी तरीके से अगले क्वेश्चन की बात करें, बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं, जैसे e टू द पावर ax है, तो e का इंटीग्रेशन जो होता है वो एज इट इज होता है। e का इंटीग्रेशन क्या होता है, एज इट इज होता है, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा वो नीचे आ जाएगा प्लस सी, x का कोएफिशिएंट नीचे आ जाएगा प्लस सी। उसके बाद तीसरी बात करें, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन की बात करें, तो जैसे कि हमारे पास है sin 4x और e टू द पावर 4x है, मान लीजिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको पहले आप सेपरेट कर सकते हैं, sin 4x dx, जैसा कि मैंने यहाँ बताया प्लस माइनस में जब भी फंक्शन मिलेंगे तो उसको अलग करके लिख सकते हैं आप, और ये हो जाएगा e टू द पावर 4x और dx। साइन का जो इंटीग्रेशन बताया वो होता है माइनस का cos 4x, और एक चीज का ख्याल रखना है बच्चों, x का कोएफिशिएंट जो भी होगा, जैसे x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 4 है, क्योंकि 4 बाहर नहीं निकल सकता ना, 4 तो एंगल है, तो x का कोएफिशिएंट जो भी कांस्टेंट होगा ना वो कांस्टेंट अपॉन में आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जैसे x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 है तो 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे e का इंटीग्रेशन क्या होता है, एज इट इज, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर भी 4 है वो अपॉन में आ जाएगा, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और लेता हूं, मान लीजिए आपके पास ये है, आपके पास है e टू द पावर ax प्लस b x, और यहां आपके पास है मान लीजिए ax और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे, पहले इसको आप सेपरेट कर लीजिए। तो ये मैंने सेपरेट कर लिया इन दोनों को, और a बाहर आ सकता है, ये वाला a बाहर आ सकता है, तो ये बच जाएगा। और e का इंटीग्रेशन जो होता है वो एज इट इज होता है, e का इंटीग्रेशन एज इट इज, और x का कोएफिशिएंट नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखो x टू द पावर 1, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाएगा और नीचे ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब भी किसी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो क्या करना है, पावर में ऐड करना है, नीचे ऐड करना है। बस ख्याल ये रखना है कि ये n मेरा -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर n -1 के बराबर हो जाएगा तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है जी, ये हमारे पास, ठीक है। अगर ये पावर -1 के बराबर हो जाएगी तो उसके लिए अलग ही फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा बता रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए x टू दी पावर -1 है, अब इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है, इसका फॉर्मूला अलग है। क्या है फॉर्मूला, x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं हम, ठीक है, x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, 1/x का log x होता है, ठीक है। तो जब भी आप x टू दी पावर n का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि n जो है वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये, तो देखिए x टू दी पावर 1 का इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड होगा, नीचे ऐड होगा, प्लस c, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास है बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से, फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ठीक है, फॉर्मूले याद करिए आप अच्छी तरह से, ठीक है। तो मान लीजिए और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन हमने और लिया, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एक हमारे पास बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। मान लीजिए आपके पास लिखा है ax प्लस बी होल पावर m है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, ठीक है। या मान लीजिए आपके पास इसका इंटीग्रेशन करना हो, आपके पास ऊपर dx हो और नीचे ax प्लस बी हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसको भी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कोई भी लीनियर फंक्शन है, अगर उसकी पावर लीनियर फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन ये होता है कि जो भी लीनियर फंक्शन है उसकी पावर जो है उसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा
और नीचे ऐड हो जाएगा, बस बाकी शर्त सारी वही है कि n हमारा -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लीनियर फंक्शन क्या होते हैं बच्चों? अगर मैं लीनियर फंक्शन की बात करूं, ठीक है, तो लीनियर फंक्शन ऐसे सारे फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। ठीक है, लीनियर फंक्शन जो होता है वो भी पॉलिनोमियल का ही पार्ट होता है। अगर पावर हाईएस्ट पावर 2 मिल गई तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाता है। लीनियर फंक्शन जैसे कि हमारे पास मान लीजिए ax प्लस बी है, या ax माइनस बी है, या a प्लस बी एक्स है, ठीक है, या 2 माइनस 3x है, ये सारे लीनियर फंक्शन कहलाते हैं बच्चों। अगर किसी लीनियर फंक्शन की पावर कांस्टेंट है तो उसमें फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं, आपके पास 1 अपॉन में कोई भी लीनियर फंक्शन है, ठीक है, 1 अपॉन में लीनियर फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग लीनियर, ये हमारे पास होता है। जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन में ax प्लस बी का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ax प्लस बी और प्लस सी, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ax प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आइए अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन और। अभी हम 7.1 के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड सीख रहे हैं। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, मेरे पास एक्स स्क्वायर है 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए ऐसा कोई फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? ये मेरे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, अब उसके बाद अब इसकी थोड़ी कैलकुलेशन, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। अब इसको सेपरेट करिए आप, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 dx, इसको अलग अलग कर दिया हमने। अब यहाँ पे बच्चों वही फॉर्मूला लगेगा x टू द पावर n का, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड होगा, नीचे ऐड हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो अगर आपके फॉर्मूले पे सेट नहीं हो रहा है ना, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके उसको फॉर्मूले पे लाना पड़ेगा आपको, तब जाकर आप उसका इंटीग्रेशन कर पाओगे। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, हमारे पास है रूट एक्स 1 बाय रूट एक्स और पावर 3 है मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ गई जी a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ये होता है a क्यूब b क्यूब 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारे पास बचा। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन करके, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला तो हमने डायरेक्ट पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे हम। तो रूट का मतलब बच्चों क्या होता है? रूट रिप्रेजेंट करता है हाफ पावर को। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास रूट एक्स है, तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर हाफ। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं उन बच्चों को देखते हुए यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ जिन बच्चों की मैथ्स बहुत ज्यादा कमजोर है। ठीक है, तो रूट का मतलब होता है एक्स टू द पावर हाफ। तो देखिए, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3/2, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे इसको 1/2, और ये पावर 3 है हमारे पास। अब देखिए एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास रूट x बच जाएगा, जिसको हम x की पावर हाफ लिख सकते हैं। और उसी तरीके से यहाँ भी एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/√x बचेगा, और इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ और dx। अब इसकी हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर इसकी अब कैलकुलेशन करें तो ये पावर ऊपर जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, इसके बाद यहाँ कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x टू द पावर 3/2 प्लस ये पावर ऊपर जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, -3/2 प्लस, और यहाँ पर है 3x टू द पावर 1/2 प्लस, और ये पावर ऊपर जाएगी 10, और ये हमारे पास
ठीक है। अब इसको आप सेपरेट करिए चारों को, ये हो जाएगा x टू दी पावर 3/2 dx प्लस x टू दी पावर -3/2 dx प्लस 3x टू दी पावर 1/2 dx दिस 3x टू दी पावर -½ ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वही फॉर्मूला x टू दी पावर n का जो फॉर्मूला यूज करते हुए आए हैं उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, पावर में एक ऐड होगा और नीचे ऐड हो जाएगा हमारे पास। उसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन करना है, पावर में ऐड करेंगे, नीचे ऐड हो जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पर भी पावर में ऐड होगा, फिर नीचे ऐड हो जाएगा हमारे पास दिस 3, यहाँ पर पावर में ऐड करेंगे और नीचे भी ऐड हो जाएगा हमारे पास और प्लस ये हमारे पास। अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर देंगे, तो ये एलसीएम लेंगे तो 2 + 5 5/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा 5/2 और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा आपके पास -2 और ये -½ उसके बाद ये 3 2 और 3 आपका हो जाएगा ये 2 3 बोलिए 2, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 2 + 1 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा हाफ, तो ये 6 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा प्लस c, ये हमारे पास आया बच्चों इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आपके सामने, इसको मैं रख कर देता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है एक ये वाला क्वेश्चन है, हमारे पास है 2 टू दी पावर x 3 टू दी पावर x का होल स्क्वायर। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है बच्चों, ध्यान से देखिए, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अगर हम इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर आप लगाएंगे, अलजेब्रिक फॉर्मूला है a² b² + 2ab और dx। अब उसके बाद यहाँ पर 2 टू दी पावर x का होल स्क्वायर है, इसको आपने ये 7th क्लास में पढ़ा होगा कि मान लीजिए आपके पास a टू दी पावर m टू दी पावर n है, तो इसको a टू दी पावर n टू दी पावर m लिख सकते हैं आप, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 2 और इसकी पावर x, 3 टू दी पावर 2 और ये होल पावर x, और ये भी आपने पढ़ा है बच्चों कि a टू दी पावर x डॉट b टू दी पावर y, ठीक है, a टू दी पावर x b टू दी पावर x। अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसको आप a b दोनों को मल्टीप्लाई करके होल पावर x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 6 टू दी पावर x dx। अब उसके बाद ये हो जाएगा 4 टू दी पावर x 9 टू दी पावर x टू 6 टू दी पावर x, 6 टू दी पावर x हो गया। अब इसको अलग अलग करिए, इसको अलग अलग करेंगे, इसको अलग अलग करिए, 2 बाहर आ जाएगा हमारे पास और ये 6 टू दी पावर x और dx, ठीक है, ये हमारे पास। अब यहाँ पे बच्चों वही फॉर्मूला बन गया एक्सपोनेंशियल वाला, रिवाइंड करा देता हूँ मैं, a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन a टू दी पावर x इंटू log a प्लस c, यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला बन गया हमारा a टू दी पावर x का, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर x अपॉन log a टू दी पावर x अपॉन log a टू a टू दी पावर x अपॉन log a और प्लस c, ये हमारे पास। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा 7.1 मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है बच्चों इसमें, ठीक है। तो अब हम 2-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक की, इसको आप देखिए ध्यान से। देखो बच्चों 7.1 में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जैसे हमारे पास sin² x है, cos² x है और sin की पावर 4 है, और भी बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, ठीक है।
नंबर 1 आपके पास कि साइन स्क्वायर एक्स का या कॉस स्क्वायर एक्स का, टेन स्क्वायर एक्स का कॉट स्क्वायर एक्स का और आपके पास इनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होते हैं, ठीक है, इनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होते हैं, ठीक है। आप चाहें कि मैं साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कर दो, नहीं, पहले थोड़ा सा फॉर्मूला लगा के सेट करना पड़ता है फॉर्मूले पे, ठीक है। हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट नहीं है फॉर्मूला, जैसे सेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन की बात करो तो tan x होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन की बात करो तो माइनस का cot x होता है। वैसे साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट नहीं है फॉर्मूला, तो आपको इसमें एक काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है कि साइन स्क्वायर एक्स को आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। पहले इस तरह से आप लिखेंगे, फिर जाके इसका आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से cos स्क्वायर एक्स से इसको लिखेंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। tan स्क्वायर एक्स को लिखेंगे आप sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इसको लिखेंगे आप cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तब जाके आप इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। अब एक दो फॉर्मूले और हैं बच्चों, ठीक है, एक दो फॉर्मूले और है। जैसे कि मान लीजिए आपको 1 प्लस साइन एक्स की बात करूं, 1 प्लस साइन 2x, तो 1 प्लस साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर मैं इस 1 को, मैं फॉर्मूला थोड़ा सा ड्राइव कर रहा हूं कि फॉर्मूला कैसे आएगा ये, कि ये 1 जो है आप ये जानते हैं कि इस 1 को मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। 1 बराबर होता है ये हमारे पास, और साइन 2x का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको लिखना चाहें तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या अगर आप इसको लिखना चाहें तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास तो 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर आप यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा x जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, इस चीज को भी ध्यान देना पड़ता है हमें, ठीक है, कि हमारा जो थीटा है, जो x है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है कि सेकंड में आ रहा है कि थर्ड में आ रहा है कि फोर्थ में आ रहा है, इसका भी यूज होता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला बताऊं तो वो फॉर्मूला आपका इसी तरीके से cos माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, या आप इसमें साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास, तो जैसे कि अब ये हमारे पास क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका डायरेक्ट नहीं होता इंटीग्रेशन, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और dx, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x dx, और इसको हम सेपरेट अगर करते हैं तो 1 dx, और ये हो जाएगा हमारे पास cos 2x dx, ये हमारे पास। तो 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो x होता है, और cos का जो होता है वो sin 2x होगा, cos 2x का sin 2x, लेकिन x का कोएफिशिएंट 2 नीचे आएगा प्लस c। ये हमारा इसका हो गया। 1/2 को मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, cos स्क्वायर एक्स की बात करूं, तो cos स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट नहीं होता, उसको पहले ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और dx। अब हमारे पास 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x और dx। अब इसको भी अगर आप सेपरेट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 dx, और ये हो जाएगा cos 2x dx। ये हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो x होता है, cos का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 प्लस c। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे,
ये तो हो गई बच्चों स्क्वायर वाले की बात। अब जैसे कि साइन की पावर 4 है तो इसका कैसे करेंगे हम, ठीक है, साइन की पावर अगर 4 लिखा है तो इसका कैसे होगा। तो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। साइन की पावर 4 लिखा हो आपके पास या कोस की पावर 4 हो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी है आपकी बुक में ही है, कॉस की पावर 4 लिखा हो, ठीक है, या 10 की पावर 4 लिखा हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले साइन की पावर 4 देखते हैं, फिर उसी के बेस पे आप ये भी बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो साइन की पावर 4 हमारे पास क्वेश्चन है साइन टू द पावर 4 और dx। मैं इसको लिखना चाहूं तो साइन स्क्वायर होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूं, पावर को तोड़ दिया, ठीक है, 2 में। और साइन स्क्वायर एक्स का अभी हमने फॉर्मूला यूज किया, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये हमारे पास। अब ये स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। अब ये 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x 2 cos 2x और dx, ये हमारे पास है। अब उसके बाद यहां पर हम इसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 dx 1/4 cos स्क्वायर 2x dx, 1/4 बच्चों इस पूरे के साथ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबके बाहर है, सबके साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4 cos 2x। अब यहां पर 1 का इंटीग्रेशन तो हमारे पास x होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 1 का तो x हो जाएगा। लेकिन यहां पर बच्चों फिर ध्यान दीजिए cos स्क्वायर आ गया, और cos स्क्वायर बराबर क्या होगा, हमारे पास एंगल 2x है, ठीक है, आपके पास जो cos स्क्वायर x होता है वो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो अब यहां पर एंगल 2x है, यहां पर x है, तो x की जगह पुट कर देंगे 2x, यहां पर x की जगह 2x रख देंगे, तो 2x इंटू 2 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो अगर मैं cos स्क्वायर 2x की बात करूं तो वो फॉर्मूला क्या ड्राइव हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, और ये 1/2 हमारे पास cos का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 और प्लस c। अब देखिए यहां पर x/4 और ये 2 बाहर आएगा तो 1/8 हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, cos का sin 4x अपॉन 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा sin 2x/4 प्लस c, ये हमारे पास। अब ये हो जाएगा x/4 दस x/8 प्लस sin 4x/32 दस sin 2x/4 प्लस c। और इसको अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और फाइनल आंसर मैं यहां लिख देता हूं। तो इसका फाइनल आंसर जो आ जाएगा बच्चों, अब इसी की कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 3x/8 और द साइन 4x/32 माइनस साइन 2x/4 प्लस c, ये हमारे पास आ गया बच्चों आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये होगा, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, कोई हमने पुटिंग नहीं करी, कोई हमने कोई इंटीग्रेशन का कोई बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं किया। यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन हमने करके अपने क्वेश्चन को अपने फॉर्मूले पे लाकर सेट कर दिया और इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा 7.1 हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं।